वो इश्यूज़ जो आपको ऑफ़िशियली कन्वे नहीं कर सकते, वो उस पे डिस्कशन होती है। वो उसको समझा जाता है कि डिस्कशन है। यानी उसमें कोई फ़ैसला नहीं इन्वॉल्व है और उसपे वो एक डिस्कशन हो रही कि भई ये इस तरह का मसलन यूक्रेन का मामला है, उसपे आपके वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो रूस गए हैं, उसपे गुफ्तगू उन्होंने की है रूसियों से, तो उसपे हमें तशवीश है और ये और इसको एक डिस्कशन के तौर पे लिया जाता है और उसकी एक रिपोर्ट बना के सफारत खाना जो है अपने हेड ऑफ़िस को भेजता है। उन्हें बताता है कि भई कल खाने पे या चाय पे अमेरिका के फलाँ अफ़सर से मुलाकात हुई थी, उसमें ये बातें उन्होंने कन्वे की। अब उस ये जो गुफ्तगू होती है, उसमें एक सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि वो गुफ्तगू कभी भी वो किसी भी सूरत में वो आम नहीं की जाती, खोल के बयान नहीं की जाती, वो हमेशा खुफ़िया रखती है। सॉरी रोज़े की वजह से ज़रा गला खुश्क हो रहा है। वो हमेशा खुफ़िया रह रखी जाती है। इसलिए कि वो एक चैनल है, अगर वो खुफ़िया नहीं रखी गई, तो उस चैनल की अफ़ादियत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि उसको लेके वो पब्लिक हो गए। अब उसमें जो सबसे पहला नुकसान आपको ये होगा कि अब आपके सफारतखाने से राब्ता जो है, इस तरह का इन्फॉर्मल राब्ता बहुत कम हो जाएगा। अमरीकी अफ़सरान आपकी दावतों पे नहीं जाएँगे, आपको अपनी दावतों पे नहीं बुलाएँगे, आपको सिर्फ़ फ़ॉर्मल जो मीटिंग होगी, ऑफ़िशियल जो मीटिंग होगी, उसमें बुलाएँगे, आपसे ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन करेंगे। अनऑफ़िशियल जो कम्युनिकेशन बड़े अरसे के लिए रुक जाएगी। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी, वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। जैसे कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर है, इस प्रोग्राम में शामिल होंगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें, बातें होंगी दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाजरा पर। और इन सब पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन अमेरिका के स्टूडियो से प्रोग्राम वॉशिंगटन नाइट शो के एंकर आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इमरान खान ने सरप्राइज देकर सब कुछ चौंका दिया। पाकिस्तान के सदर है आरिफ अलवी, उन्होंने पार्लियामान को तहलील करने की उनकी जो सिफारिश थी उसको भी मंजूर किया। अब 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात हो सकते हैं। पाकिस्तान में किसी को तवक्को भी नहीं थी कि इमरान खान अदम एतमाद की तहरीक को इस तरीके से मुस्तरद करवाकर अपनी सरप्राइज वाली बात को इस तरह से साबित कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में पैदा होने वाला जो सियासी बहरान है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और उस पर मुबाहिसों का जो सिलसिला है वो भी जारी है। 1 महीने पहले जब अपोज़िशन ने नए इलेक्शन का कहा था, तो हुकूमत ने जवाब ये दिया था कि 2023 तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब जबकि खुद हुकूमत ने अपनी हुकूमत को ख़त्म करके असेंबली तोड़कर इलेक्शन अनाउंस कर दिए, तो अपोज़िशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जहाँ से वो असेंबली को बहाल कराना चाहते हैं। आसिम साहब, सवाल पहला मेरा यही होगा कि क्या अपोज़िशन का, जो कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि अपोज़िशन का काम हो गया आसान, तो अभी असेंबली बहाल कराने की ज़िद समझ से बाहर आपको लगती है कि ऐसा है? देखें चला जो असेंबली के अंदर हुआ है हुँ, हुँ। वो आज रिकॉर्ड हो गया है। हुँ, अगर उस पे आप देखें तो वो आर्टिकल 5 के तहत कोई और मुल्क हुँ, जो है वो उसका इन्फ्लुएंस बताया गया है कि इन हुँ, इत्तेहादी जमातों ने किया है और ये अदम एतमाद लेकर आई गई है। इस वजह से वो हुँ, अदम एतमाद कैंसिल की जाती है और हुँ, ख़त्म की जाती है और उसके बाद जो है पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी कर दिया गया। अब ठीक है। आपने ये कह के हुँ, 190 जो भी लोग वहाँ थे, जो कि एक करोड़ों लोगों के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, उन सबको हुँ, गद्दार कह दिया आपने। हुँ, आर्टिकल 6 के ऊपर कार्रवाई जो है या आर्टिकल 5 की गद्दारी के ऊपर जो है, क्योंकि आप हुँ। उन पे सारों पे ये इल्ज़ाम लगा है। दूसरे हाँ, मुल्कों की दूसरे सीमा मुल्कों पे की काम। सीमा पर जो है वो हुँ, अदम एतमाद लेकर आ रहे थे और ये हुँ, खत है और उस खत हुँ, से ये साबित हो गया है कि आप सब हुँ, मौजूद थे। उसके बाद हुँ, स्पीकर कौमी असेंबली ने वो बात हुँ, ऑथेंटिक की और कहा कि हुँ, मैं इस वजह से हुँ, अदम एतमाद की तहरीक नहीं हुँ, चलाऊँगा क्योंकि आप सब इस वक़्त में शामिल थे और वो हुँ, ख़त्म हो गई। अब जो हुँ, सूबाई इसमें कौमी असेंबली के लोग हैं, जो अपोज़िशन है,
वो ये चाह रही है कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो हम सब तो गिल्टी हो जाएंगे और आज 3 साल 5 साल 10 साल के बाद हम पे जो है गद्दारी के मुकदमात चल सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो बोलेगी जनाब स्पीकर ने ये कहा था और अब आप आ जाएं, आप पे मुकदमात होंगे। तो वो चाह रहे हैं कि जो जहां था वो रीस्टोर हो, असेंबली दोबारा से रीस्टोर हो, दोबारा से बहाल हो, दोबारा से अदम एतमाद लेकर आया जाए या और उसकी या फिर असेंबलियां डिसॉल्व हो। वो अब इस मौकफ पे है ही नहीं कि यहाँ पर हम रुकें और यही वजह है कि वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उन्होंने कहा है कि आप जो है इसका फैसला करें और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग कोई गैर आईनी काम नहीं करेंगे। बहुत सारे फैसले इमरान खान की हुकूमत में भी गैर आईनी हो गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था और बहुत सारी चीजें हुई हैं। इसी तरीके से पंजाब अगर गैर आईनी अगर आप बात कहते हैं तो ये हॉर्स ट्रेडिंग आईनी थी जो इतना बड़ा पैमाने पर काम हुआ था, हॉर्स ट्रेडिंग पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे कोई सबूत नहीं है कि किसने किसको कितने पैसे दिए। तो हॉर्स ट्रेडिंग पहले क्या इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग अपने जमाने में नहीं की थी? क्या आपको याद है कि मुस्लिम लीग के नुमाइंदों को आखिरी दिन इलेक्शन से एक दिन पहले जो है वो उनसे टिकट वापस ले लिए गए थे? तो पाकिस्तान की तारीख में हॉर्स ट्रेडिंग जो है ये तो जब तक आप साबित नहीं कर सकते, सिर्फ जबान से बात कर सकते हैं तो सर पैसा ही तो इन्वॉल्व नहीं है। सर पैसा ही तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि हम हमारे प्लेटफॉर्म से आप क्या कहते हैं आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, हम आपको टिकट देंगे, तो ये भी तो एक तरह की हॉर्स ट्रेडिंग है। अच्छा, हॉर्स ट्रेडिंग पे ये जो किस्सा था कि जी आर्टिकल आपको ये लग सकता है और वो लग सकता है, ये भी तो इन दोनों ने ही बनाया था, नवाज शरीफ ने बनाया था और जरदारी साहब ने बनाया था। हाँ, उसकी तशरीह करना बाकी थी, जिस तशरीह के लिए जो इमरान खान साहब और उनकी जो इत्तेहादी भी समझ लीजिए, उस वक्त तो इत्तेहादी नहीं थे, उनके जो सारे के सारे अरकान है वो सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं है। एक तशरीह के लिए इतना टाइम लगा दिया गया, जबकि एक काम के लिए आपने 3 दिन से लगे हुए। तो ये आपको कहीं लगता है कि हम सबको मेरा ख्याल है इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहने से पहले 1-2 दिन और देखने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, क्योंकि मैं और आप जो फैसला करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब जो है वो इतने हाई लेवल पे बात चली गई है कि मेरा और आपका तबसरा जो है कोई माने नहीं रखता कि मैं कहूँ कि ये गलत है और आप कहें कि ये सही है। तो अब थोड़ा सा वेट करना चाहिए, वेट एंड सी कि इसमें हमारे अस्करी क़यादत का क्या हिस्सा है, इमरान खान क्या चाहते हैं, अपोजिशन जो है वो कहाँ तक जाएगी। तो क्या रमज़ान के अंदर या रमज़ान के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर इंतशार आएगा, वो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मुनहसर है। ठीक है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत को बेशर्मी भी कहा और कहा कि रूस का दौरा करने पर रातों रात इमरान खान की जमात के एक ग्रुप जो था अपोजिशन से मिला, तहरीक अदम एतमाद जो थी असेंबली में पेश की गई। सिर्फ ये भी क्या और खासी तफसील है उसके अंदर, लेकिन उसके साथ साथ रूस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो रूस की जो कैपिटल है मॉस्को, उसमें एक एहतजाज भी था और एहतजाज भी खासी बड़ी तादाद में हुआ था। नो फॉर अमेरिकन इंटरफेरेंस के जो लोगों ने प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। चाइना ने भी इसकी मजम्मत की है, क्या कहेंगे आप इसके लिए? बिल्कुल, रूस को तो ये करना भी चाहिए था, क्योंकि रूस और पाकिस्तान के शायद रिलेशन अच्छे होने जा रहे थे। अमेरिका को ये बात पसंद नहीं थी। बकौल हमारे जो असद मजीद साहब हैं, एम्बेसडर, एक्स एम्बेसडर, जो उनकी रिपोर्ट थी, जो उनका मरासला था, उससे तो यही साबित होता है कि जनाब अमेरिका ने कुछ लिखा है और सख्त नाराजगी का इजहार किया है। लेकिन व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने टोटली डिनाई किया और उन्होंने कहा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर ये बात हकीकत है, इस तरह के मरासलात कहाँ लिखे जाते हैं, तो मैंने कई लोगों से बात की अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात की तो और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं वो असद मजीद के। तो उन्होंने यही कहा कि ये मरासले तो जब भी हम किसी से मिलते हैं वो लिखे जाते हैं, वो फॉरेन ऑफिस को बताया जाता है। अब आया देखना यह है कि आपके पास पाकिस्तान के पास 3 ब्लॉक हैं कि जी आपने अमेरिका के पास जाना है या जो मिडल ईस्ट या यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं, या सिर्फ चाइना या रशिया के साथ बैठना है।
अब ये पाकिस्तान ने डिसाइड करना है। क्यों सर डिसाइड क्यों करना है? क्यों अमेरिका जो है वो इंडिया को क्यों डिसाइड करने नहीं देता है? वो चाइना से भी सब काम कर रहा है, वो बड़े बिल्कुल, अच्छे तरीके से ऑयल बिल्कुल भी ले इंडिया रहा है, को वो अभी रशिया आपने से, देखा वो कि अमेरिका से भी ले रहा है। सर तो पाकिस्तान पे क्यों सारी नहीं, पाबंदियां ये हैं? पाकिस्तान ने डिसाइड करना है ना कि वो रशिया से पहले दोस्ती नहीं थी। इंडिया की रशिया से बहुत पहले से दोस्ती चली सर आ वो रही किसी थी। भी वक्त कर तो सकता है आप इसको दोस्ती। मना तो नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान ने सडनली अपनी तमाम जो दुश्मनी थी रशिया से हाँ, खत्म करके दोस्ती का हाथ हाँ, बढ़ाया है। तो अब हाँ। उसका रिएक्शन तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, कहीं न सर कहीं से, क्यों किसी न किसी यही तो तरीके। यही इट्स सर नॉट पाकिस्तान में अमेरिका। यही तो सर यही तो बात पाकिस्तान में हो रही है कि आप इंडिया को छोड़ देते हैं और ये हम क्यों बर्दाश्त करेंगे। अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सवालों के जवाब दिए जिसमें मतलब दूसरे मुल्कों से आए हुए वहां पर साफी मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा डिटेल से बताया कि आपने हमें कहाँ कहाँ फंसाया, हम जहां जहां कोई हथियार लेने जाते हैं वहां वहां पर आप लोगों को मना करवा देते हैं, तो फिर हमारी चॉइस क्या रह जाती है? हमारी चॉइस सिर्फ चाइना रह जाता है या हमारी चॉइस रशिया रह जाती है? उन्होंने बड़े डिटेल के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वो क्या कहते हैं पूरी कॉन्फ्रेंस की और उसमें सारी चीजें बताई हैं। अब आप जब रास्ते बंद करेंगे किसी मुल्क के लिए तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। इत्तेहादी ये था तो आपका आने वाला अफगानिस्तान में। वक्त ही बताएगा। इंडिया के अंदर अभी इंडिया ने गैस के उस पे खरीदने के ऊपर जब रशियन करेंसी में बात करने की कोशिश की या खरीदने की कोशिश की, तो अमेरिका के से बड़ा सख्त जवाब गया कि आप पे भी पाबंदियां लग सकती हैं। आप जो है लगाई वो नहीं। सिर्फ 100 पे मतलब डॉलर पे जो है वो खरीद सकते हैं चीजें, और हम्म, या तो डॉलर पे लें या फिर और कोई करेंसी यूज नहीं कर सकते। तो ये तो देखें, जो ताकतवर कंट्री होते हैं, एक वक़्त में हम्म, जो है वो यूरोपियन जो थी हमारी एम्पायर जो थी, वो उसका हम्म, सूरज गुरूब नहीं होता था। वो हम्म, पावर में मदहोश थी। आज वो हम्म, नहीं है। इससे हम्म, पहले और बहुत सारे लोग पावर में आए, मुसलमान भी पावर में आए। आज अमेरिका पावर में है और उसकी बात आपको माननी है या नहीं माननी है, ये आपको खुद डिसाइड करना है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को डिसाइड करना है, ता या वो लोग जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड हैं या हम्म, एस्टेब्लिशमेंट कह लें उसको, हुकूमत हम्म, के अंदर हैं, अपोज़िशन के हम्म, अंदर हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम्म, आप करोड़ों लोगों के नुमाइंदों को गद्दार कह के साइड पे कर दें, और हम्म, आपने अगर 1 डेढ़ करोड़ वोट लिए हैं, तो बाकी हम्म, लोगों ने भी तो 5-6 करोड़ वोट लिए हैं ना। आप हम्म, उनकी नुमाइंदगी को एक साथ झड़प नहीं कर सकते। आप बैठें, हम्म, बात करें हम्म, अपोज़िशन से। ये नहीं हम्म। हो सकता कि मैं अपोज़िशन को मुँह नहीं लगाऊँगा, मैं अपोज़िशन से बात नहीं सर करूँगा। बुलाया था ये उससे भी बात बादशाह करते। सिस्टम नहीं चलेगा सर इस तरह। बुलाया था, ऐसे ही बात करते हैं। वो आज चीफ जस्टिस से भी इसी बात पे उन्होंने कहा है कि आपका केस कमजोर हो सकता है, अगर तो ये बात है हम आगे बात करते हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगी आपसे कि इतवार को शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, इतवार को अदालत लगी, लोटो को खरीदो फरोख्त पर सदारती रेफरेंस पर फैसला अभी आना बाकी है। मॉडल टाउन के 14 आदमी मर गए, खवातीन जिसमें प्रेग्नेंट थी, एक्सपेक्ट कर रही थी, वो मरी। सजा याफ्ता मुलजमान लंदन में है, जिस तरह गए वो वापस आए उनका पता नहीं है। शरीफ खानदान के केसेस सालों से ताखिर का शिकार है, तारीख पे तारीख मिलती, काम नहीं होता। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये आइन भी इन्हीं का है, ये इसमें फॉरेन फंडिंग दूसरे का भी भी है। केस लिख लें शहला, सर इसमें देखिए फॉरेन सर, फंडिंग सर जिससे एक है ना, पीटीआई टोटली जो है ना वो बैंड हो सर सकती है। एक है ना जिस दिन सर। फॉरेन फंडिंग का केस बाहर निकला उस दिन आप देखेंगे, और ये मेरा ख्याल है कि जो कुछ लोग सर इस आटे में नमक के बराबर होगा, कोई एक केस जरूर हो सकता है। मैं तो सारे केस आपको गिनवा रही हूँ। एक वाजे और इस पे आप देख लीजिए कि आइन तो वाजे फिर करता है इसका कि इल्जाम आप सुप्रीम क्या कोर्ट थी। को देना, आप अपोजिशन को या गवर्नमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट को क्यों दे नहीं रही नहीं है? नहीं इसका सर, इल्जाम आप आप सुप्रीम कोर्ट आपको को दें पता, जिन्होंने ये नहीं फैसला नहीं करना है। नहीं 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 सर, हमारे यहाँ आपको पता है ना, ये मैं तो पाकिस्तान में इसलिए ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकती। मैं इशारे कनाइयों में आपको बता सकती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि उनको वही नाजिल होती है कि सारा जो नवाज शरीफ का ही काम करना है, कोई तो वजह होती है। आइन भी वाजे करता है, स्पीकर असेंबली अख्तियार वाजे है उसका, तशरी भी अब हो रही है। तशरी क्यों हो रही है? जब आपको कहा था कि आर्टिकल 63 पे तशरी दे दीजिए, वो तशरी आपको आज हफ्ते से क्या 15 दिन हो गए, आज आपने अभी तक नहीं दी है। सर ये वाजे है ना चीजें। एक आम आदमी बातें तो पूछता है बहुत मेरे सारी लिए। चीजें हैं, आप भी वहां सर बैठ के कुछ बातें नहीं मैं कर पूछती सकती, हूँ मैं भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं बोल सकता। क्या सर बोलूं एक मैं सुप्रीम कोर्ट चलिए को? इतना बता दें मुझे सर। सुप्रीम सर कोर्ट अगर चाह, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हाँ, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाँ, नवाज शरीफ के इन्फ्लुएंस से भी निकल सकती है, हुँ, एस्टेब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस से भी निकल सकती है, और हुँ, हक पे फैसला दे सकती है। हुँ, लेकिन माजी में भी सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसले किए हैं जो हुँ, पाकिस्तान की शर्मिंदगी के बाइस बने हैं, हुँ, और हुँ, अभी भी वो फैसले मुस्तकिल कर रही है, और रमजान में हुँ, ये फैसला करने से कतरा रहे हैं क्योंकि हुँ। इनको डबल गुना मिलेगा, दोजखी तो होंगे यही। तो ये रमजान में अभी और लटकाएंगे। ओ भाई, आपके जहन में आप चलो बैठे, सर हम फाइनल है, मैं और आप फाइनल है। इतने
एजुकेटेड नहीं है कि जी बैठें और फैसला करें। सुप्रीम हाँ। कोर्ट, तुम्हें तो आइन भी पता है, तुम्हें तो फैसले भी पता है, तुम्हारे साथ पूरी एक टीम है, आप एक फुल बेंच बनाओ, जो फैसला देते हैं उस पे मोहर लगाओ और बोलो दफा हो जाओ, अपने अपने ये पाकिस्तान को बदनाम करना बंद करो। मैं और यहाँ बैठ के आप बदनाम ये बातें सही कह करना रहे हैं। बंद कर देंगे। ठीक है सर, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए कि संडे के दिन, संडेज पे, संडे के वाले दिन क्या मेरा भी राइट है कि मैं खुलवा सकूं अदालत? नहीं सर नहीं, टीम मेरा ये खोल है, ये संडे ये मेरा खोल आपको दे। याद होगा कि एक समोसे के उस पर आप याद होगा रेमंड हाँ। डेविस रात के 2 बजे बैठ के सुप्रीम कोर्ट का वो खुलवा रहे थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रेमंड डेविस को जब रिहा करना था तो 2 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुली हुई थी, संडे तो छोड़ें आप। तो पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी के परखचे उड़ते हुए हमने देखे हैं। मतलब मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था कि जिस्म बेचने वाली औरत से बदतरीन है हमारी जुडिशरी, और ये है। लेकिन अब हमने देखा कि कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जिसका सर हमारा फखर से बुलंद हुआ है कि यार चलो कुछ तो सही हुई। लेकिन इस केस में आके आप सिर्फ लोगों को लड़वा रहे हैं। आप फुल बेंच बना के बिठाएं और बोलें जो फैसला है, आर्मी को बुलाएं और बोलें ये मेरा फैसला है और इनसे डंडे के जोर पे इनको सीधा करो। ये पाकिस्तान को कितना बदनाम करेंगे, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो दोनों के सोशल मीडिया के कारकुनान हो। सिर्फ पाकिस्तान ही बदनाम हो रहा है। मैं और आप बैठ के सिर्फ प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इन सब चीजों को राह रास्त पे लाके और कंटिन्यू कर सकती है प्रोसेस को, लेकिन नहीं करेंगे ये क्योंकि इनके मफादात वाबस्ता हैं। इनके जहनों में पाकिस्तान को बदनाम करना है। अगर ये आज चाहें 2 दिन के अंदर अंदर पूरा फैसला ये लाके और आर्मी से बोलें रियासत से कोई नहीं लड़ सकता। अगर इमरान खान कसूरवार है तो उसको सजा दें, अगर अपोजिशन वो कसूरवार है तो उसको सजा दें। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होना होगा। अब आपने फिर अगर लारे लप्पे देके इसको खामोश, अगर या तुम खामोश हो जा रहे इमरान खान, तुम्हें तो हुकूमत करनी है, तुम बस थोड़ा सा ये अपना गुस्सा कम करो, तुम तो बात फिर वही हो जाएगी। 5 साल बाद फिर मैं और आप यही देखेंगे। सही। अच्छा, सर हमारे ज्यादा साथ अच्छा अनवर है कि इकबाल जब तक साहब आ गए। सियासतदान, हमारे जब साथ अनवर जी इकबाल जी साहब आ गए, डॉन न्यूज करेस्पॉन्डेंट हैं। अनवर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत जी मेहरबानी। अनवर साहब, आपने ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अभी शाला ज़बरदस्त किस्म की मुझसे बहस भी कर रही थी। तो आपके तो असद मजीद बहुत दोस्त भी हैं और मेरा ख्याल है आपकी मुलाकातें भी हमसे कहीं ज़्यादा होती हैं उनसे। तो और आप इस सिस्टम को इसलिए समझते हैं क्योंकि आप एक बहुत अरसे से वाशिंगटन में रह रहे हैं और आप यहाँ पर जो है न्यूज़ कवर करते हैं वाशिंगटन में बैठ के। तमाम पेंटागन हो, चाहे व्हाइट हाउस हो, चाहे और किसी भी किस्म की एम्बेसी से रिलेटेड हो। क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा-सा बताएँ कि ये जो सिस्टम था, जो ये लेटर या मरासला था, मैं चाह रहा हूँ हमारे नाज़रीन को आप बताएँ अपने तजर्बे के हिसाब से कि ये क्या हो सकता है? इस पे किस किस्म का रिएक्शन हुआ या नहीं होना चाहिए था? जी। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आसिम आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। बात ये है कि हमारे यहाँ सियासत जो है ना, सियासत हर चीज़ पे की जाती है, यानी इवन जो ये होते हैं फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़, उस पर भी सियासत की जाती है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर अमेरिका में आप भी एक अरसे से रह रहे हैं, आपने देखा होगा सेंसिटिव फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ पे यहाँ कभी सियासत नहीं होती। आपने देखा होगा कि रिपब्लिकन्स आते हैं, डेमोक्रेट्स जाते हैं, लेकिन जो जो इश्यूज़ जिनके बारे में वो समझा जाता है कि अमेरिका के मफादात इससे वाबस्ता हैं, मसलन क्यूबा है, मसलन रूस का मामला है, मसलन मिडल ईस्ट में इसराइल की पॉलिसीज़ है, उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सारी इंतज़ामिया अमेरिका की एक तयशुदा पॉलिसी जो है उसको आगे बढ़ाती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि लोग अपने आप को प्रमोट करने के लिए हर चीज़ को एक सियासी इशू बना लेते हैं। अब ये जो तनाज़ा है, इसका ताल्लुक है डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन से। जो ममालिक होते हैं वो आपस में मुख्तलिफ तरीक़ों से कम्युनिकेट करते हैं। एक तो ये होता है बहुत आला लेवल पे, जिसको कहते हैं समिट, यानी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान, वज़ीर-ए-आज़म और सदर के दरमियान, यानी सरबराहान मुमलिकत की कम्युनिकेशन। उसके बाद दूसरा होता है मिनिस्ट्रियल लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर वहाँ से आ गया, फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से आ गया, वज़ीर तजारत वहाँ से आ गया, वज़ीर तजारत यहाँ से आ गया।
फिर एक है सफारत खाने का लेवल, अमरीकी सफारत खाना वहाँ है, पाकिस्तानी सफारत खाना यहाँ है, और सफ़ीर के ज़रिया जो होस्ट मुल्क है वो कम्युनिकेट करता है। अच्छा, फिर जो वो कम्युनिकेट करता है उसके भी कई लेवल होते हैं। एक लेवल वो होता है जो कि रिटन होता है, जिसमें कोई अहम पॉलिसी इश्यू है, उस पे अगर अपनी पॉलिसी देनी है, मसलन अफ़गानिस्तान पे अगर अमेरिका कुछ कन्वे करना चाहे पाकिस्तान को, अगर पॉलिसी डिसीजन उन्होंने कोई लिया है, कांग्रेस ने लिया है या व्हाइट हाउस ने लिया है, तो अमेरिकी दफ्तर खारजा जो है वो पाकिस्तान आके कोई अफसर आएगा या बुलाएगा सफ़ीर को दफ्तर खारजा में, और उनको एक पॉलिसी पेपर देगा कि भाई ये हमारी पॉलिसी है अब अफगानिस्तान पे। दूसरी सूरत ये होती है फॉर्मल मीटिंग, जिसमें वो रिटन तो नहीं देना चाहते, लेकिन वो फॉर्मल मीटिंग में कन्वे करना चाहते हैं बात। तो जो फॉर्मल मीटिंग होती है उसमें या तो एम्बेसी आएगा कोई अफसर उनका या सफ़ीर को बुलवाएगा, और उसमें बाज़ाब्ता नोट टेकर्स बैठते हैं, दोनों तरफ से वो नोट्स लेते हैं, और उसमें बात बताई जाती है कि देखें इस इशू पे ये हमारी पोजीशन है और ये आपकी पोजीशन है, और उसके बाद आप हम अपनी हुकूमत को बता दी जाती है। तीसरी जो सूरत होती है वो होती है, वो जो सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है गैर रस्मी या अनऑफिशियल मीटिंग। और वो मीटिंग अमूमन होती है, आपने देखा होगा, आप खुद भी यहाँ शरीक होते रहे हैं, कि मुख्तलिफ जो डिप्लोमेट्स होते हैं अपने घरों में फंक्शंस करते हैं, ठीक है ना, और फंक्शन में बुला लिया सफ़ीर को खाने पे, या वहाँ से उनका कोई बंदा खाने पे आ गया, या चाय पे आ गए, या किसी जैसे नेशनल डे का फंक्शन उसमें आ गए, उसके बाद बैठ के गुफ्तगू कर ली, और उसमें फिर वो इश्यूज जो आपको ऑफिशियली कन्वे नहीं कर सकते, वो उस पर डिस्कशन होती है, वो उसको समझा जाता है कि डिस्कशन है, यानी उसमें कोई फैसला नहीं इन्वॉल्व है, और उस पे वो एक डिस्कशन हो रही कि भाई ये इस तरह का मसलन यूक्रेन का मामला है, उस पे आपके वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो रूस गए हैं, उस पे गुफ्तगू उन्होंने की है रूसियों से, तो उस पे हमें तशवीश है, और इसको एक डिस्कशन के तौर पे लिया जाता है, और उसकी एक रिपोर्ट बना के सफारत खाना जो है अपने हेड ऑफिस को भेजता है। उसमें बताता है कि भाई कल खाने पे या चाय पे अमेरिका के फलां अफसर से मुलाकात हुई थी, उसमें ये बातें उन्होंने कन्वे की। अब ये जो गुफ्तगू होती है, उसमें एक सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि वो गुफ्तगू कभी भी, वो किसी भी सूरत में वो आम नहीं की जाती, खोल के बयान नहीं की जाती, वो हमेशा खुफिया रखती है। सॉरी, रोज़े की वजह से ज़रा गला खुश्क हो रहा है। वो हमेशा खुफिया रखी जाती है, इसलिए कि वो एक चैनल है, अगर वो खुफिया नहीं रखी गई तो उस चैनल की अफादियत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि उसको लेके वो पब्लिक हो गए। अब उसमें जो सबसे पहला नुकसान आपको ये होगा कि अब आपके सफारत खाने से राब्ता जो है, इस तरह का इनफॉर्मल राब्ता बहुत कम हो जाएगा। अमरीकी अफ़सरान आपकी दावतों पे नहीं जाएँगे, आपको अपनी दावतों पे नहीं बुलाएँगे, आपको सिर्फ़ फ़ॉर्मल जो मीटिंग होगी, ऑफ़िशियल जो मीटिंग होगी उसमें बुलाएँगे, आपसे ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन करेंगे, अनऑफ़िशियल जो कम्युनिकेशन बड़े अरसे के लिए रुक जाएगी। और दूसरी बात ये होगी कि दूसरे ममालिक जो हैं, वो भी आप पे एतमाद करना छोड़ देंगे, वो ये कहेंगे यार ये तो इस तरह की बातों को वो पब्लिक कर देते हैं। आपको मैं इसकी मिसाल मैं आपको अपनी और आपकी जो हमारी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, उससे देता हूँ कि स्टेट डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा कि यहाँ 3 किस्म की ब्रीफिंग होती है। एक होती है ऑन द रिकॉर्ड जो होती है डेली ब्रीफिंग, एक ये होती है जिसमें जिसको वो कहते हैं अनऑफिशियल ब्रीफिंग, जिसमें आपको आपको बुलाते हैं और उसमें आपको बता देते हैं आप क्या कह सकते हैं। मसलन आप ये कह सकते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन और 1 यूएस ऑफिशियल, ठीक है? फिर तीसरी एक होती है जिसको वो कहते हैं डीप बैकग्राउंड। उसमें आप किसी ऑफिशियल को कोट नहीं कर सकते, नहीं, बैकग्राउंड में ये होता है कि आप किसी को कोट नहीं कर सकते, आपको बता इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आप अमरीकी ऑफिशियल्स को का हवाला दिए बगैर आप बाखबर ज़राए या सफारती ज़राए करके खबर बता सकते हैं। और एक होती है डीप बैकग्राउंड में ये होता है कि आप वो मालूमात फौरी तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको बता देते हैं कि भई हमारी पोज़ीशन ये है, ताकि जब आप आर्टिकल लिखें तो आपसे गलतियाँ ना हो, आपको पता हो कि अमरीकियों की इस मामले में पोज़ीशन क्या है। और जो आपने देखा होगा कि कोई भी सहाफ़ी यहाँ उसकी खिलाफ़ वर्ज़ी नहीं करता, पाकिस्तान में जिस तरह करते हैं, क्योंकि ये बहुत वाज़ह है, अगर आप
पहली खिलाफ वर्जी करेंगे, मसलन डीप बैकग्राउंड का आपने रिपोर्ट कर दिया, तो आपको 3 साल से लेके हो सकता है सारी ज़िंदगी के लिए बैन कर दें। फिर आपको किसी अमेरिकन गवर्नमेंट के किसी भी अदारे में, किसी ब्रीफिंग पे, किसी फंक्शन में, किसी इवेंट में नहीं बुलाया जाएगा। और मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे कई बड़े पाकिस्तानी बड़े जर्नलिस्टों के साथ हो चुका है कि उनको उन्होंने बुलाया, उन्होंने ब्रीफिंग दी, ब्रीफिंग को उन्होंने पब्लिक कर दिया, फिर उन्होंने सारी ज़िंदगी नहीं बुलाया। तो हम अमेरिका में और महज़ब दुनिया में ये बड़े हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते, इसलिए हमारे यहाँ इस तरह होता है। अच्छा, शैला, आप कोई सवाल करना चाहें अनवर इकबाल साहब से? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कोई भी धमकी किसी भी अंदाज की हो, चाहे वो लेटर की सूरत में हो, चाहे वो वर्बली हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई चीज हो, क्या ये बनता है कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को ये कह सके कि आप फला जगह जा सकते हैं, फला जगह नहीं जा सकते, अगर इमरान खान होगा तो ये काम होगा, अगर इमरान खान नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा, चाहे वो फॉर्मली हो रही है, चाहे वो आपस में भी बात हो रही है, बगैर मुल्कों की इजाजत के तो वो इतनी बड़ी बात वो नहीं कह सकते होंगे। ये तो क्या तो ये सही था? बीबी, ये सही गलत पे मैं नहीं जानता, लेकिन आपने कहा क्या ये ऐसा होता है? हाँ, ये हर वक्त ऐसा होता है। दूसरी जंग अज़ीम में होता रहा, वियतनाम वॉर में होता रहा, अफगानिस्तान की वॉर में, मसलन आपको मैं मिसाल देता हूँ कि बज़ाहिर तालिबान से कोई ताल्लुकात नहीं थे अमरीकियों के, लेकिन वो पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी ऑफिशियल अरेंज करके देते और तालिबान से मुलाकात भी करते थे, और वो फिर पाकिस्तान को धमकी भी लगाते थे। एक बात ज़हन में रखें कि जो भी सुपर पावर होती है, मुसलमानों के ज़माने से क्या उससे पहले से चले जाएँ, मिस्र में की जो फ़िरौन का दौर है वहाँ से शुरू कर लें, बाबुल और नेनवा की तहज़ीब को ले लें, आप बरतानिया को ले लें, फ्रांस को लें, दुनिया में जितने भी रोमन एम्पायर को ले लें, मुसलमानों के एम्पायर को ले लें। जो भी सुपर पावर होती है, वो सुपर पावर होती ही इसलिए है कि वो कमज़ोर मुल्कों पे दबाव डालने की पोज़ीशन में होती है। ये इसी तरह दुनिया चलती है। सर चाइना और तो नहीं करता, रशिया तो नहीं कर रहा, चाइना से हमारे बड़े रशिया अच्छे करता है, ताल्लुकात बहुत हैं। करता है, नहीं, चाइना से हमारे ताल्लुकात हैं, चाइना में पैसा भी देता है, चाइना की बहुत बहुत सारे करता है हमारे हैं, चाइना लेकिन से। चाइना हमें इस तरह नहीं कहता कि गवर्नमेंट बदलें, आप ये करें, ये डिक्टेशन नहीं देता चाइना। चाइना से आपके ताल्लुकात चूँकि पॉज़िटिव है, इसलिए चाइना को अभी ज़रूरत महसूस नहीं होती, इसलिए चाइना ने नहीं किया। लेकिन अगर ज़रूरत महसूस होगी तो चाइना भी करेगा। मगर रूस ने हमारे साथ एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा किया है। रूस ने ये तक कहा था कि हम आँखें निकाल लेंगे। रूस ने इतनी बड़ी धमकी दी थी, पेशावर में आपने अमरीकी अड्डा बनाया हुआ था, ठीक है? तो रूस ने आपको डेडलाइन दे दिया था, और वो भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया था, इसी तरह कन्वे किया था कि फलां तारीख तक वो अड्डा ख़त्म कर दो, वरना हम अटैक कर देंगे पाकिस्तान पे। और ये पेशावर में अड्डा था बड़ाबीर का, और आपको वो ख़त्म करना पड़ा था। आपने तो रातों सर रात अमरीकी ये क्या कोइंसिडेंस है कि जी उन्होंने कहा कि हम क्या कहते हैं आपको तहरीक अदम एतमाद लानी है और हमारे यहाँ के जो लोग वही नाजिल हो गए, उन्होंने तो तहरीक अदम नहीं, एतमाद ये दिया है। देखिए, ये मुझे नहीं पता। इस तफ़सील पे मैं कोइंसिडेंस कुछ है नहीं ये। कह सकता कि उसमें क्या किस हद तक तफ़सील, क्योंकि आपको लेटर दिखाया नहीं गया है, आपको तफ़सीलात बताई जा रही हैं। उन्होंने ये कहा कि तहरीक एतमाद अदम एतमाद लानी है अमरीकी ने, और वो ले आए। मेरा नहीं ख़्याल कि अमरीकी इस हद तक डिटेल्स में जाते हैं। अलबत्ता जो मैंने पढ़ा उसमें ये कहा गया था कि तहरीक अदम एतमाद आ गई है, या उस वक़्त तो नहीं आई थी 7 तारीख तक। लेकिन तो आने तहरीक वाली एतमाद है सर, आने आने वाली है। वाली है, ये कहा गया था। मुझे हुँ। नहीं पता, इस हद तक मेरा नहीं ख़्याल कि इस हद तक कोई डिस्कशन करता है, इस तरह बताता है कि तहरीक अदम एतमाद आने वाली है। आप देखिए अच्छा, कि जब वो चीज़ पेश होगी, जब कभी पब्लिक होगी तो पता चलेगा। मेरा नहीं ख़्याल सर कि अमरीकी इतने बेवकूफ़ सर हैं, इस कोर्ट तरह में नहीं सर कहा। शायद कोर्ट में मिनट्स माँगे उन्होंने कि आप हमारे पास मिनट्स ले आइए, तो हो सकता है वहाँ पे खुले बात पता चले कि किसने क्या कहा और किस तरीके से कहा। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि तो वही मैं इस है ना, बात को भी तो असेंबली मैं नहीं तोड़ने की बेस समझता तो कि वही है। अमरीकी ऐसा करेंगे। इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। अगर वो एक खुफ़िया काम करने वाले हैं हुँ, और पैसे लगा रहे हैं और हुँ, तहरीक अदम-एतमाद लाने जा रहे हैं, तो पहले से हुँ, बता दें कि हम लाने वाले हैं, तो ताकि हुँ। आप उसकी रोकथाम कर लें। ऐसा तो नहीं तो नहीं आप करेंगे कह रहे वो। हैं सर कि कोई खोलता ही नहीं है, वो तो इमरान खान ने खोल दी बात, वरना तो कोई नहीं, नहीं, खोलता नहीं, ही नहीं। लेकिन हुकूमत को तो बता दिया ना उन्होंने कि हम आपके खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद लाने वाले हैं, और वो भी इतने हुँ, दिन पहले, 3 तारीख को, 7 तारीख हुँ, को। हुँ, 7 तारीख को बताया, कोई
15-16 दिन 17 दिन पहले। अच्छा, आप दोनों से सवाल कर लेती हूँ। फजलुर रहमान ने कहा है कि फौज से वजाहत मांगी कि खत के सिलसिले में हमें जो बात है वो बताइए। मुसल्लह अफवाज का मौकिफ उन्होंने पूछने की कोशिश की है जो कि सलामती कौंसिल के एलामिया के मुताबिक हो। तो जो अफवाज थी मुसल्लह अफवाज, उन्होंने कहा कि हमारा मौकिफ वही है जो कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में कहा गया है, और ये कहा है तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने। अच्छा, उन्होंने ये वजाहत फजलुर रहमान जो थे उन्होंने 2-3 तड़ियाँ भी लगाई हैं। उसके बाद जो मरीम नवाज है, उन्होंने कहा कि साजिशी और धमकी आमिर जो जाली खत है उसका जो दावा किया जा रहा है, इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी के फोरम को इमरान बचाओ मुहिम के लिए इस्तेमाल किया है। मुझे ये बता दीजिए जरा कि एक तो ये कि जब इन लोगों को बुलाया गया था, आज मांग रहे हैं कि हमें बताइए, ये कीजिए, जब इनको नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में इन दोनों को इवन के मुझे तो ये भी पता है कि मतलब सामने ये भी आया है कि हमारी जो MQM है उन्होंने फोन बंद कर दिए थे। इमरान खान ने उनको फोन करवाया कि आप आके बैठ जाइए, तो उन्होंने फोन बंद कर दिए। तो जब आपको ये कहा गया कि आप आइए ज्वाइन कीजिए, सही है गलत है देखिए, यहाँ पर अफवाज पाकिस्तान के 4 बड़े लोग आके बैठे हुए, आप क्यों नहीं गए? और यही वजह है कि आज जब कोर्ट में उनसे कहा गया कि आपका केस कमजोर हो सकता है, जिसकी वजह ये कि इमरान खान की हुकूमत ने या आपको सिक्योरिटी काउंसिल के जो इजलास था उसमें बुलाया गया, लेकिन आप नहीं गए और वजह भी आपके पास नहीं है। तो हर सियासी जमात से इसकी वजह भी मालूम की जाएगी जिसपे आपका केस कमजोर हो रहा है। क्यों नहीं देखिए, गए सर वो लोग सब? आपने 2 बातें की हैं। पहली बात तो ये है कि क्या अमरीकियों ने ऐसा किया? तो उसकी चूँकि ना वो लेटर आपने देखा, लेटर तो नहीं था जो भी केबल था, ना आपने देखा ना मैंने देखा। उसके ठीक है, मंदरजात पे हमें हमें इतने ही पता है जितने ही हमें बताए गए हैं और ठीक बताया है। हुकूमत ने है, ठीक है ना? हुँ, हुँ, तो उस पे और उससे अपोज़िशन डिसएग्री करती है, उसको हुँ। रिजेक्ट करती है। सर वहाँ तो लिहाज़ा 4 हम ये बड़े फैसला बैठे नहीं थे कर ना, सर वहाँ तो सर वहाँ पर जब सिक्योरिटी का इजलास हो रहा है तो वहाँ तो सुन तो 4-5 लेना बड़े मेरी बैठे बात। हैं ना तो आपके। इसमें हम ये फैसला नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन गलत है। जब तक बात ज़ाहिर नहीं होगी उस पे कहा हुँ, नहीं जा सकता खुल के कि ये पोजीशन सही है, ये पोजीशन है। 2 पोजीशन है। हुकूमत की हुँ, पोजीशन ये है कि ऐसा हुआ और हुँ, उसमें ये कुछ कहा गया। तो आप जबकि ये जो अपोज़िशन की पोजीशन है कि ऐसा नहीं कहा गया। और ठीक एक बात और, जो अपोज़िशन मसलन आज मरियम नवाज़ ने की, वो हुँ, बात उन्होंने गलत की बिल्कुल। उन्होंने हुँ, ये कहा कि सफ़ीर पाकिस्तान को रातों-रात वहाँ से भेज दिया गया। नहीं, उनको हुँ, रातों-रात नहीं भेजा गया। इसकी हुँ, खबर की रिपोर्ट मैं 5 नवंबर को छाप चुका था कि हुँ, मसूद खान के कागज़ात भेज दिए गए हैं, हुँ, वाशिंगटन में जमा भी हो गए हैं। और उसके बाद फिर मैंने खबर ये भी दी कि कागज़ात मंज़ूर हो गए हैं। फिर मैंने ये भी हुँ, दी कि कब आने वाले हैं और फिर आने के बाद भी खबर दी। तो यानी 5-6 महीने से ये हुँ, उनके ट्रांसफ़र की, और उनको ये भी बता दिया गया था कि आप हुँ, ब्रसेल्स जा रहे हैं। उसका उस खत से ठीक है। कोई ताल्लुक या केबल से कोई ताल्लुक नहीं है। सर आप दोनों से एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ। उस आखिरी सवाल ये है मेरा कि ये बताइए कि इस वक़्त कल मैं एडवांस में पूछ लेती हूँ, आपको तजुर्बा होगा कि कल क्या वो कहते हैं चीफ जस्टिस कहते हैं कि कल हम इसका कोई ना कोई रिज़ल्ट आपको दे देंगे। तो कल क्या मुतवक्के तौर पर कोई नताइज निकल सकते हैं, या पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्शन फौरी हो जाना चाहिए या वापस इनको रिवर्स करना चाहिए? किससे अनारकी नहीं फैल सकती पाकिस्तान में, या पाकिस्तान उस चीज़ को या उस नतीजे को अफ़ोर्ड कर सकता है? देखें, इस वक़्त तो सारी जो है ना लड़ाई, इसमें हुँ, आपने जो पहले सवाल किया था उसका जवाब भी इसी में आ जाता है। हुँ, इस वक़्त सारी लड़ाई 2 ग्रोहों की अना की है। बल्कि इमरान खान साहब की अना आ गई है बीच में, ठीक है। मौलाना फज़लुर रहमान की अना आ गई है, हुँ, शहबाज शरीफ है, नवाज़ शरीफ है। क्योंकि हुँ, अगर आप गौर करें तो हुँ, हुँ, अपोज़िशन जो है अपना हदफ हासिल कर चुकी है। अपोज़िशन ये हुँ, चाहती थी कि हुँ, इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हो जाए। ख़ात्मा ठीक है। हो गया, ठीक है हुँ, ना? हुँ, इमरान खान बहरहाल जब जब आपने असेंबली डिसॉल्व किया तो हुकूमत भी ख़त्म होगी। अब ठीक है। वो ये लड़ाई इस बात की है कि क्रेडिट कौन ले? अगर अच्छा, जिस तरह इमरान खान ने किया है, तो उस हुँ, तरह इमरान खान क्रेडिट लेके अवाम के पास जाना चाहते हैं इलेक्शन में कि जी ये ठीक तो है। मैंने डिसॉल्व किया इसलिए कि हुँ, ये इन्होंने गैर एक बैरूनी ताकत से इन्होंने पैसे ले लिए थे, ये किया था, वो किया था, लिहाज़ा ठीक मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया है और हुँ, सारा हुँ, क्रेडिट मेरा है। और अपोज़िशन चाहती है कि क्रेडिट इसको जाए ताकि जब इलेक्शन हो तो वोट उसको पड़े कि जी हुँ, हमने खान साहब को मजबूर कर दिया। हुँ, वरना मामला तो मैं समझता हूँ कि हल हो चुका है और ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कोशिश ये करेगी हुँ, कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। अगर हुँ, तो आइन के मुताबिक चले सुप्रीम कोर्ट, तो ठीक है। आइन तो बहुत वाज़ह है और हुँ, उसमें ये है कि जब एक दफ़ा आ जाए वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन और उसको सिक्योरिटी हुँ, जो रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी कर दे हुँ, और उसको स्पीकर का ऑफ़िस उसको एक्सेप्ट कर ले, फिर असेंबली हुँ, तोड़ी नहीं जा सकती।
तो ठीक। ये तोड़ा तो उन्होंने गलत है, लेकिन अब मसला गलत सही का सिर्फ नहीं है, जैसा कि आपने कहा, इसमें हम्म, देखना है मुल्क के मफादात को, इसमें देखना है अमन व अमान की सूरत हाल को, इसमें हम्म, देखना है कि आगे कैसे बढ़ना है, और उसकी सूरत यही होगी कि बीच का ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें क्रेडिट ना इमरान खान ले सकें, ना अपोजिशन ले सके, और फिर वक्त पे इलेक्शन हो जाए। मगर उसमें भी एक मसला आ गया कि इलेक्शन होना इतना आसान काम नहीं है, 90 दिन में सही। इलेक्शन इतनी आसानी से हो नहीं सकते। तो एक हम्म, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कोई फैसला करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, मेरा ठीक है। अनवर साहब एक आखिरी सवाल आपसे है कि ये सारा आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको क्या लगता है जो इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं, और जैसा कि आपने बताया कि ये जो गैर रस्मी गुफ्तगू होती है एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लोगों के दरमियान, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। फिर आ जाते हैं जैसे जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मौलाना फजल रहमान है, इमरान खान है, ये 4 बड़े लोग अगर हैं, आपको क्या लगता है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में कभी मुल्क की खातिर एक जगह बैठ के कुछ फैसले कर सकेंगे या इसी तरह लड़ते रहेंगे? भाई बात यह है कि इस वक्त उनके पास एक हदफ है, और वो हदफ है इमरान को गिराने का, ठीक है, और इसी हदफ ने उनको मुत्तहिद कर रखा है। वरना आपको पता है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और फजल रहमान के तारीखी, यानी फजल रहमान के वालिद साहब के ज़माने से और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से इनके इख्तिलाफ़ात हैं आपस में, और बहुत कम चीज़ें जिन पे इनका इत्तफ़ाक़ है। इन्होंने एक मिसाक़ जमहूरियत साइन की थी, उस पर भी बहुत अरसे नहीं चल सके। तो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा इमरान खान हट गए, और इमरान खान ने तो ख़ैर जज़्बाती होके बेवकूफ़ी कर दी कि जाके असेंबली तोड़ दिया और ये सारा ड्रामा किया। अगर इनको 1.5 साल हुकूमत चलाने देते, तो मेरा हम्म, अपना ख़्याल था कि 6 महीने के अंदर ये लड़ पड़ते आपस में। हम्म, अच्छा, जो जो कीमतों में इज़ाफ़ा है, वो इनके हम्म, कंट्रोल में नहीं आना था, क्योंकि वो तो good, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फ़ोर्सेस हैं, उसके उसके दबाव की वजह से हो रहा है। तो कीमतें और बढ़तीं, कर्ज़ का बोझ और बढ़ता, और जिस तरह इमरान खान के सारे दावे गलत साबित हुए, उनको कर्ज़ लेना पड़ा और पहले से ज़्यादा लेना पड़ा, महँगाई कम नहीं हुई, पहले से बढ़ गई, रोज़गार उस तरह क्रिएट नहीं कर सके जिस तरह उन्होंने कहा था, कोई भी वादा नहीं पूरा कर सके सही तरीके से। हम्म, तो वो ये भी नहीं कर सकते, इसलिए उसमें इनका ना इमरान खान का कसूर है, ना आने वालों का कसूर होगा। हालात हम्म, ऐसे हैं बैनुल अक़वामी के, कोई भी वादे पूरे नहीं कर सकता। लिहाज़ा ये बहुत ज़्यादा बदनाम होते, और इमरान खान अगले इंतखाबात आसानी से जीत सकते थे। मगर इमरान हम्म, खान ने ये रास्ता चुना अपनी अना को हम्म, अपनी टाँग ऊपर रखने का। वो कहते हैं कि एक दफ़ा 2 आदमियों की कुश्ती हो गई, तो एक ने दूसरे को पटक दिया, तो दूसरे ने किसी तरह से अपनी टाँग निकाल के उसके ऊपर रख दी। तो उसने कहा कि अब शिकस्त मानो, कहता है मैं कैसे शिकस्त मानूँ, मेरी टाँग तो ऊपर है। तो हमारे यहाँ तो ये सूरत-ए-हाल है, दोनों अपनी-अपनी टाँग ऊपर रखना चाह रहे हैं, और उसमें चाहे मुल्क का जो भी नुकसान हो, होता रहे। बिल्कुल। जी, आसिम साहब आपसे कहूंगी कि लास्ट कमेंट आप भी दे दीजिए मुझे। बस लास्ट कमेंट मैं कर दूँ, अनवर इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं। मुल्क की सर जो दुआ कर सूरत-ए-हाल, सकते हैं आप बाहर बैठ के, आप दुआ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर नहीं, ये सकते हैं दु आप। अब दुआ से बहुत आगे निकल गया है काम। हम लोग दुआ ही पे चक्कर पे पहुँचाते-पहुँचाते पाकिस्तान को इस नहज पे लेकर आ तो गए मैं और हैं। आसिफ अभी दोनों दुआ के चक्कर में हो गए ना, कि हमारे यहाँ इफ्तार का वक़्त हो गया है, अब हम कहीं न कहीं भागेंगे इफ्तार करने। अब अब दुआ करेंगे फिर बहुत इफ्तारी। चलिए, अनवर इकबाल साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत आसिफ सिद्दीकी मेहरबानी। साहब आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक़्त खत्म हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल हमारा है, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो, आप हमारे प्रोग्राम्स को सुन सकें, एन्जॉय कर सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। तो खुदा हाफ़िज़।
बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी, वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.